नमस्कार डॉक्टर भारती जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। एक बार पुनः स्वागत है इस मंच पर। और बहुत सारे दर्शक बार बार आपका कुशल क्षेम पूछ रहे थे, लगातार पूछ रहे थे कि मैडम कब आएंगे, वापस से क्लास कब शुरू होंगी। तो अच्छा। काफ़ी पसंद आ रही हैं आपकी क्लासेस। और जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार परिचय दे देता हूँ। डॉक्टर भारती सोनी जी महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं और विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। रिसेंटली आपको भारत के जो टॉप 10 ज्योतिषी हैं उनमें आपको पुरस्कृत किया गया है। और लगातार पिछले 20 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत हैं। चारों वेदों में आप पारंगत हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं। साथ ही आपने ज्योतिष विज्ञान में आपकी पीएचडी चल रही है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टेरो कार्ड रीडर और इसके साथ साथ अनेक आयुर्वेद की विधाओं के भी आप पारंगत हैं। आपका अभिनंदन है इस हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और प्यारे साथियों, 4 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं ज्योतिष के ऊपर, हस्तरेखा के ऊपर। आज पुनः से कुछ साथियों के बार बार निवेदन थे कि सर शुरुआत से चीजें करवाई जाएं ताकि बहुत सारी चीजें वापस से सीख पाएं। उस समय किसी कारण से कुछ लोग जुड़ नहीं पाए थे, तो एक नियमित कक्षा के तौर पर आप देखें। और मेरा निवेदन है टेक्निकल टीम से कि इसकी रिकॉर्डिंग अभी ना डालें आप, बिल्कुल किसी भी चीज की। जिसको सीखना है वो आके यहाँ पे बैठ के सीखे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस मंच का दुरुपयोग करने लगे हैं आजकल। वो सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्या जरूरत है यहाँ आने की। हमें भी बड़ा बुरा लगता है, हम किसके लिए कर रहे हैं, हमें क्या मिलता है। अब हम लोगों के लिए कर रहे हैं, जब लोग ही नहीं सीखने की इच्छा होगी तो फिर क्या करेंगे। तो मेरा निवेदन है टेक्निकल टीम से, कोई भी रिकॉर्डिंग ना डाली जाए इसकी। जिसको सीखना है वो इसी मंच से यहाँ आके रेगुलर बैठ के सीखेगा अपना। हाँ, बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर साहब। मैं माइक आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, आज के सत्र को शुरुआत कीजिए। अभिनंदन है आपका। धन्यवाद प्रमोद भैया। सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम, जब भी हम कोई भी ज्योतिष या हस्तरेखा या किसी भी क्षेत्र में कुछ भी ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें हमारे गुरु को नमन करना चाहिए। सर्वप्रथम हम हमारे गुरु के चरणों में नमन करेंगे। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए हम आज की क्लास का प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग बताइए कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो कितने लोगों ने फिर से उसका रिवीजन किया, उसको याद किया। ये मुझे आप सिर्फ नाम लिखकर अपना उपस्थिति या आपकी जो पढ़ाई हुई उसके विषय में मुझे अवगत करना। जितने भी यहाँ लोग जुड़े हैं, ठीक है श्वेता जी, धन्यवाद। प्रमोद जी भी धन्यवाद, इन्होंने भी स्टडी की है। और बताइए, और कितने लोग जो यहाँ पर सीख रहे हैं उन्होंने हमारी जो पिछली क्लासेस हुई है उसका कितना अध्ययन किया। क्योंकि मैं कुछ पारिवारिक परेशानियों के कारण थोड़ी बाहर थी, इसलिए क्लास नहीं ले पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लूं, सभी को अपना ज्ञान बांटूं, तो आप लोग भी इतने ही उत्सुक रहे ताकि हमें भी अच्छा लगे, हम भी मोटिवेट होते रहे कि हाँ हम कुछ किसी को दे रहे हैं तो ये सार्थक पूरा। मात्र 3 लोगों ने ही इसमें अध्ययन किया, अक्षरा जी ने भी किया है, श्वेता जी ने भी किया है, प्रमोद जी ने। मगर हम चाहते हैं यहाँ 25 लोग जुड़े हैं, 25 जगह यहाँ पर 100 लोगों की उपस्थिति हो और ये ज्ञान सभी लोग प्राप्त करें, ऐसी हमारी इच्छा है। हमें आशा भी है कि आप लोग इस हमें 5-5 लोग अपने साथ जोड़ेंगे और हमारी इस जो संस्था है जो आपके लिए सेवा का कार्य कर रही है उसमें आप निरंतर
लोगों को जोड़कर, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो दर्शक लोग हैं उन्हें आप लेकर आएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। श्रोता वक्त ज्ञान निधि बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। ठीक है, अभी हमने पिछली बार तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच कुछ विषय में ज्ञान प्राप्त किया था। आज मैं फिर से मध्यमा उंगली के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके मध्य रखना चाहूंगी। तो मध्यमा उंगली के विषय में हमने देखा था कि मध्यमा जो उंगली होती है वो लंबी, सीधी, स्पष्ट, दृढ़ हो तो जातक गंभीर एवं दृढ़ स्वभाव वाला होता है। उसका नेचर जो होता है वो एकदम मतलब बहुत ही अच्छा होता है, और वो हमेशा जो भी विचार सोचता है वो गंभीर प्रवृत्ति से सोचता है। उसका मन सुख दुख के अनुभव का प्रभाव भी शीघ्र उसके ऊपर स्पष्ट होता है, यानी उसको सुख दुख की भी अनुभूति होती है। मध्यमा उचित परिणाम से यदि अधिक लंबी मध्यमा उंगली जो है वो अधिक लंबी हो या पुष्ट हो तो जातक अधिक दूरदर्शी व दीर्घ सूत्री होने के कारण अवसर का लाभ नहीं उठा पाता है। यदि हमारी जो मध्यमा उंगली है ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है तो वो व्यक्ति जो उसको अवसर मिलते हैं उसका लाभ नहीं उठा पाता है। अत्यधिक लंबी हो और पुष्ट न हो तो दुर्बल इच्छा शक्ति होती है। उसकी जो उंगली है वो अत्यधिक लंबी हो और पुष्ट भी नहीं हो, मतलब सुंदर नहीं दिखती हो, तो वह दुर्बल इच्छा शक्ति वाला होता है। मध्यमा उचित परिणाम से छोटी हो तो जातक अदूरदर्शी, विचारहीन एवं विपत्तियों से घिरा हुआ होता है। मध्यमा उंगली यदि टेढ़ी हो तो जातक निरंतर रोगी बना रहने वाला और डरपोक प्रवृत्ति का होता है। मध्यमा यदि खूब पुष्ट तथा सीधी हो तथा शनि का पर्वत भी उन्नत हो तो जातक निर्दयी होता है। वह अधिक दुखी होने पर अपने ही शरीर को कष्ट देना भी आरंभ कर देता है। मध्यमा उंगली, जो ये मध्यमा उंगली है इसको कहते हैं मध्यमा, ये यदि पुष्ट तथा सीधी हो और शनि पर्वत भी अच्छा ऊंचा हो तो वो व्यक्ति निर्दयी होता है, और अधिक दुखी होने पर वो अपने आप को ही कष्ट देना प्रारंभ कर देता है। मध्यमा चौकोर आकृति की तथा पुष्ट गांठों वाली हो तो जातक गणितज्ञ होता है। जो मध्यमा उंगली है वो यहाँ से चौकोर हो गए उससे चौकोर होती है, तो और ये गांठें जो होती है उसकी ये पुष्ट हो यानी अच्छी सुंदर हो तो वो व्यक्ति गणित का ज्ञाता होता है। मध्यमा अर्धवृत्ताकार हो तो जातक शास्त्रज्ञ, विद्वान, कला प्रेमी तथा श्रेष्ठ काल्पनिक होता है। जो मध्यमा उंगली है वो यहाँ से वर्तुलाकार मतलब गोल गोल होती है, यहाँ से आधी गोल होगी तो वह जातक शास्त्र का ज्ञाता, विद्वान, कला प्रेमी तथा अपनी कल्पना शक्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। मध्यमा उंगली यदि सुंदर नहीं हो, दिखने में कुरूप हो तो व्यक्ति हिंसक व द्वेषी स्वभाव का होता है। मध्यमा का अग्रभाग नोकदार हो, ये मध्यमा उंगली का जो अग्रभाग है ये नुकीला हो तो जातक अविश्वसनीय तथा छिछोरे स्वभाव का होता है। यदि साथ में अंगूठा भी छोटा हो तो अधिक छिछोरा होता है, यानी मध्यमा उंगली जो है उसका जो अग्रभाग है वो यदि नोकदार होता है तो वह व्यक्ति इस स्वभाव का होता है। यदि साथ में शुक्र का पर्वत भी अधिक उन्नत हो तो जातक अत्यधिक लापरवाह भी होता है। मध्यमा का अग्रभाग यदि समकोण हो यानी समान हो, मध्य भाग का जो अग्रभाग है समकोण आकृति का हो तो जातक यशस्वी, गंभीर व दूरदर्शी विचारवान होता है। मध्यमा के निम्न भाग में अनामिका आकर मिल गई हो, ये जो मध्यम का जो अग्रभाग है, जो मध्यमा उंगली है उसका जो ये
निम्न, नीचे वाला सॉरी, है ना, निम्न भाग में अनामिका आकर मिल गई हो, ये अनामिका उंगली इसमें आकर मिल गई हो, तो जातक अत्यंत विद्वान, विचारवान, साहित्यकार तथा कला प्रेमी होता है। ये अनामिका उंगली, ये चिट्ठी ये मिल जाती है। अत्याधिक परिश्रम व ख्याति प्राप्त करने वाला भी होता है। मध्यमा अनामिका की ओर झुकी हो, यदि मध्यमा उंगली अनामिका की ओर झुक जाए तो ऐसा जातक शीघ्र परिवर्तनशील होता है। मतलब एकदम उसके विचार क्या होते हैं कि एकदम विचार बदलने वाला होता है। अभी क्या बोला, थोड़ी देर बाद क्या बोला, इस प्रकार का उसका नेचर होता है। मध्यमा व तर्जनी के बीच अधिक अंतर हो, यानी मध्यमा और ये जो पहली उंगली तर्जनी, इनके बीच में ज्यादा अंतर हो, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र विचारवान होता है। उसके जो विचार होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। यदि लिखते समय मध्यमा उंगली की कलम लेखनी से अलग होती हो, यानी जैसे बहुत सारे लोग यूं पकड़ के लिखते हैं, तो ये हमारी जो मध्यमा उंगली है वो अलग हो जाती है, तो ऐसा जातक स्वभाव से कठोर परंतु गणित शास्त्र का परम विद्वान होता है और विवादास्पद प्रश्नों को सुलझाने में भी कुशल तथा वाद विवाद में भी पटु होता है। उसे जीविकोपार्जन करने के लिए अपना जन्म स्थान छोड़ देना पड़ता है। ये उंगली यदि हम लिखते हैं और ये उंगली हमारी जो है ये अलग होती है, तो इससे जो व्यक्ति होता है गणित का विद्वान भी होता है, परम विद्वान भी होता है, और यदि कोई प्रश्न उसे दिए जाए, विवादास्पद यदि कोई प्रश्न उसके सामने रखे जाए, तो वह उसको अपनी कुशल बुद्धि के द्वारा वह उसको सुलझा देता है। और यदि वाद विवाद प्रतियोगिता, तर्क वाली प्रतियोगिता में भी यदि वो भाग लेता है, तो उसमें भी वह जीत कर आता है। और यदि उसे अपना रोजगार चलाने के लिए वह उसे ये अपना जो जन्म स्थान होता है उसको छोड़कर दूसरी जगह जाकर अपना जीविकोपार्जन के लिए कार्य करना पड़ता है। मध्यमा का प्रथम पर्व, ये मध्यमा का जो प्रथम पर्व, इसे बोलते हैं प्रथम पर्व, ये उंगली का होता है प्रथम पर्व। यदि यह अधिक लंबा हो, जो प्रथम पर्व है वो लंबा हो, तो जातक अंध श्रद्धालु, क्षीण प्रकृति का तथा चिंताग्रस्त होता है। और द्वितीय पर्व अधिक लंबा हो तथा उंगलियों की संधियों पर गांठें हो, देखिए द्वितीय पर्व जो है वो अधिक लंबा हो और ये जो गांठें हैं वो अधिक सुदृढ़ हो, तो जातक गणितज्ञ होता है, गणित शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है। और द्वितीय पर्व लंबा हो परंतु उंगली कोमल न हो, द्वितीय पर्व लंबा हो मगर जो उंगली है वो कोमल नहीं है, तो वह यंत्र और कृषि फर्म में निष्ठागत होता है। ऐसा जातक कृषि कार्य में और यंत्र वगैरह बनाने में भी कुशल होता है। यदि तृतीय पर्व लंबा हो तो जातक मितव्ययी, लोकप्रिय और सर्वमान्य होता है। देखिए हमें सारी चीजों का जब हम हस्तरेखा देते हैं तो हमें सभी चीजों को ध्यान में रख के फलित करना चाहिए कि उसके पर्व कैसे हैं, उसके नाखून कैसे हैं, उसकी उंगलियां कैसी है, उसके पर्वों पर धारियां कैसी है, ये सभी चीजों को हमें देखना पड़ता है, तो ही हम हस्तरेखा शास्त्र में अपना फलित सही तरीके से कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं ये बारीक से बारीक ज्ञान है, और आप यदि इसे आत्मसात कर लोगे तो आप हस्तरेखा विद बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बहुत बारीकी से ज्ञान आपको दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि मध्यमा का पहला पर्व अधिक लंबा हो, मध्यमा का पहला पर्व अधिक लंबा हो और अंगूठा छोटा हो, साथ में अंगूठा छोटा हो, तो जातक के मन में आत्महत्या के विचार उठा करते हैं। देखिए डिप्रेशन वाले लोगों के हाथ यदि आप देखोगे तो आपको ये लक्षण जरूर प्राप्त होंगे और वह अत्यंत दुखी तथा निराशापूर्ण जीवन बिताता है। मध्यमा नोकदार हो तथा मस्तक रेखा छोटी, मध्यमा उंगली नोकदार हो और ये मस्तिष्क रेखा
ये छोटी हो तो ऐसा जातक विश्वासघाती, धोखेबाज, दूसरों को संकट में डालकर स्वयं प्रसन्न होने वाला होता है। ये हमारे आज जो पॉइंट्स है, ये सारे मध्यमा उंगली के पॉइंट्स। ये 17 पॉइंट आपको लिखवाए गए हैं। ये हम विविध किताबों से लेते हैं और फिर नोट्स बनाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि बारीक से बारीक चीज हमको ज्ञात होनी चाहिए हस्तरेखा में, तो ही हम इसके विषय में सामने वाले जातक को सभी चीज बता सकते हैं। अब हमारी अगली जो उंगली है वह है अनामिका उंगली। देखिए, सबसे पहले हमने तर्जनी उंगली के विषय में सारी जानकारी प्राप्त की, फिर हमने मध्यमा उंगली के विषय में सारी जानकारी प्राप्त की। अब अगली जो उंगली है हमारी वो है अनामिका उंगली। अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर, जिसे हम सूर्य की उंगली भी कहते हैं, और यह हमारी सगाई की भी उंगली है। सगाई की जो रिंग पहनाई जाती है वो इसी उंगली में पहनाई जाती है, क्योंकि इस उंगली का जो कनेक्शन है वो हमारे हृदय से होता है, इसीलिए इस उंगली में यह रिंग पहनाई जाती है। यदि कभी अगली कक्षा हमें हस्तरेखा के बाद यदि मिलेगी तो हम 16 श्रृंगार के ऊपर भी एक एपिसोड रखेंगे, ताकि 16 श्रृंगार में जो गहने पहने जाते हैं उसका भी हमारे वैज्ञानिक क्या महत्व है। कान में बाली क्यों पहनी जाती है, नाक में लौंग क्यों पहनी जाती है, सिर में टीका क्यों लगाया जाता है, नथ क्यों पहनी जाती है, ये सारा भी कार्य, ये सारी चीजों का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। तो हम ये विषय में भी अगले सत्र में कभी मौका मिलेगा तो इस विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब अगली उंगली है हमारी अनामिका उंगली। अनामिका यदि उचित परिणाम में सरल, सीधी, लंबी व पुष्ट हो, जो अनामिका उंगली है ये सीधी, सरल व पुष्ट हो तो जातक कला कुशल व धनोपार्जन में प्रवीण होता है। धन प्राप्त करने में वह कुशल होता है। अनामिका तर्जनी से अधिक लंबी हो, देखिए ये तर्जनी उंगली है हमारी, ये वाली अंगूठे के पास वाली, और ये है हमारी अनामिका उंगली। यदि अनामिका से तर्जनी लंबी हो तो जातक दुस्साही मतलब बहुत ज्यादा बलवान होता है और संकटों से जूझने वाला होता है, यानी लड़ाई झगड़े करने वाला और संकटों से जूझने वाला होता है। अनामिका उचित परिणाम से अधिक छोटी हो, यानी तर्जनी से अधिक छोटी हो तो जातक कला ज्ञान का संपादन में रुचि रखते हुए भी उस क्षेत्र में गति नहीं प्राप्त कर सकता है। यानी उसके पास कला तो है मगर उसमें आगे अपना नाम और प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। अनामिका यदि टेढ़ी मेढ़ी हो तो जातक अपने व्यवसाय में दृढ़ रहकर धनोपार्जन करता है। जो अनामिका उंगली है यदि टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वह अपने व्यवसाय में दृढ़ रहकर धनोपार्जन करता है। अनामिका अपने उद्गम स्थान से, देखो ये उद्गम स्थान होता है, जो नीचे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं उद्गम स्थान। अनामिका अपने उद्गम स्थान में मध्यमा से कुछ नीचाई पर हो, मध्यमा उंगली से ये थोड़ी सी नीचे से यदि इसका उद्गम स्थान हो तो ऐसा जातक किसी कला की ओर अधिक आकर्षित नहीं हो पाता तथा प्रशंसा पाने के योग्य कार्यों में भी कठिनाई का सामना करता है। अनामिका का झुकाव मध्यमा की ओर हो, जो अनामिका उंगली है उसका झुकाव यदि मध्यमा की ओर हो तो जातक महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र विचारक तथा मनोभिलाषा की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील बना रहने वाला होता है। यानी जो भी अपनी मन की इच्छा है उसे प्राप्त करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है
और उसे प्राप्त करने की अभिलाषा उसके मन में सतत चलती रहती है। ऐसे व्यक्ति चोर, कपटी, धूर्त तथा हिंसक भी पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के उनके मन में इच्छाएं रहती, तो ऐसे कुछ व्यक्ति चोर, कपटी और धूर्त तथा हिंसक प्रवृत्ति के भी पाए जाते हैं। अनामिका के साथ ही तर्जनी का झुकाव भी मध्यमा की ओर। अनामिका के साथ ही तर्जनी उंगली भी यदि मध्यमा की ओर झुकाव लिए होती है, तो ऐसा जातक एकांत प्रिय, आध्यात्मिक, अत्याधिक चिंताशील स्वभाव का होता है। बहुत ज्यादा चिंता करने वाला होता है और उसे एकांतवास बहुत पसंद आता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि व्यक्ति एकांत में क्यों बैठा है। तो हमें उसकी उंगलियों को देखना चाहिए कि अनामिका के साथ ही तर्जनी का झुकाव भी मध्यमा की, यानी दोनों उंगलियां मध्यमा की ओर झुकी हुई होएगी, तो ही ये लक्षण इस जातक में पाए जाएंगे। अनामिका का झुकाव कनिष्ठा की ओर हो तो जातक व्यवसाय द्वारा यथेष्ट धन व सम्मान अर्जित करता है। ये जो अनामिका उंगली है, उसका ये सबसे छोटी उंगली की तरफ झुकाव होगा, तो जातक धन प्राप्त करने में हमेशा तत्पर रहेगा और जो भी धन प्राप्त करेगा वो बहुत सम्मान से अर्जित करेगा, बहुत कुशलता से अर्जित करेगा और अपना व्यवसाय भी जो बहुत ही दिमाग से कार्य करके उसके अंदर धन प्राप्त करेगा और सम्मान भी प्राप्त करेगा। अनामिका तथा कनिष्ठा के बीच अधिक अंतर हो तो अनामिका और कनिष्ठा उंगली के बीच में अधिक अंतर हो तो जातक स्वतंत्र व्यक्ति, यानी स्वतंत्र विचारधाराओं वाला, उसे कोई भी रोक टोक कोई भी पसंद नहीं रहती है। कुशल नेतृत्व करने वाला, यानी कि कोई भी काम दे दो उसे दे दिया जाए तो कुशल नेतृत्व के साथ में उसे पूरा करेगा। भाग्यवान, परोपकारी, विद्वान, गुणवान सॉरी गुणवान, यशस्वी, दृढ़ प्रतिज्ञ, पराक्रमी, अत्यंत तेजस्वी विचारधाराओं वाला और लोकप्रिय, जनता में उसका नाम सम्मान सब उसे प्राप्त होने वाला तथा सर्वत्र सम्मानित होने वाला और 32 वर्ष की आयु से उसके भाग्य तथा यश की वृद्धि प्रारंभ होती है। ये देखिए, ये पॉइंट कितना अच्छा है कि ऐसा जातक हमें यदि प्राप्त हो जाता है, तो यदि हमारे पास प्रश्न आता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा, तो हम उसे इस प्रकार के लक्षण देखकर बता सकते हैं कि आपका भाग्योदय 32 वर्ष की आयु के बाद होना संभव है। और 32 वर्ष के बाद उसकी आयु में वृद्धि हो जाती है। संपूर्ण शुभ फलों की प्राप्ति के लिए गुरु तथा बुध के क्षेत्रों का उन्नत होना भी जरूरी है। देखिए, यदि अनामिका और कनिष्ठा, इनके बीच में अंतर भी हमें देखना है और साथ ही हमें सारे पर्वतों का भी अवलोकन करना है कि बुध का पर्वत कैसा है, गुरु का पर्वत कैसा है और सूर्य का पर्वत भी कैसा है। यदि ये तीनों पर्वत भी उन्नत होंगे तो इस व्यक्ति को ये सारे कार्य करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी और वो आराम से अपने सारे कार्य कर पाएगा। तो यदि गुरु, सूर्य और बुध तीनों ही क्षेत्र उन्नत हो तथा अनामिका कनिष्ठा के बीच अधिक अंतर हो, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रतापी, अपनी 7 पीढ़ियों को तारने वाला होता है और महायशस्वी तथा अपनी मध्य आयु के बाद योगी और सन्यासी भी होता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई लोभ और कोई मतलब उसे कोई भी लोभ नहीं होता है, किसी भी सांसारिक चीजों में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वह अपने ध्यान, धारणा, समाधि में ही मग्न रहने वाला हो जाता है। बुद्ध तथा गुरु का क्षेत्र
उन्नत न होने पर ये सारे गुण उसके अंदर कम मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, उंगलियों के साथ में हमें पर्वतों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। पर्वतों को भी देखना चाहिए कि हाँ, पर्वत भी कैसे हैं, तो ही उस उंगली को उस पर्वत के साथ ही पर्वतों के गुण भी उस उंगली के अंदर आ जाएंगे, तो वह व्यक्ति के आगे जो गुण उसे प्राप्त हो रहे हैं, कला प्रेमी है, साहसी है, तो ये सारे गुण उसके अंदर आकर वह ये सब कार्य आसानी से कर पाए। अनामिका तर्जनी के बराबर लंबी हो तथा उसका पहला पर्व चपटा एवं लंबा हो। पहला पर्व जो है वो चपटा और लंबा हो तो जातक कलाकार होता है तथा कला के व्यवसाय द्वारा ही धन अर्जित करता है और उसे इसी के द्वारा यश एवं सम्मान व महत्वाकांक्षा में पूर्ण सफलता अर्जित करता है। अनामिका तर्जनी से कुछ अधिक लंबी हो। अनामिका जो उंगली है तर्जनी उंगली से कुछ अधिक लंबी हो तथा बुद्ध का क्षेत्र उन्नत हो तो जातक समस्त आपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। देखिए, अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली, ये अनामिका उंगली जो है वह तर्जनी उंगली से अधिक लंबी हो, कुछ अधिक लंबी हो और उसका बुद्ध का क्षेत्र भी यदि उन्नत हो तो ऐसा जातक समस्त आपत्तियों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कोई भी उसके अंदर आपत्ति आने वाली होती है तो उसे पहले ही समझ में आ जाता है और उस पे वो विजय प्राप्त कर लेता है। अनामिका का अर्धभाग अर्धवर्तुलाकार हो तो जातक जुए सट्टे का शौकीन होता है। अनामिका का जो ये आकार है ये अर्धवर्तुलाकार हो तो ऐसा जातक जुए सट्टे का शौकीन होता है और यदि नोकदार हो तो कला में कुशल होता है परंतु व्यवहार का कुशल नहीं होता। ये सारे पॉइंट बहुत बारीकी से हमें याद करना होंगे। बारीक बारीक चीजों को हमें हमारे दिमाग में सब ध्यान रखना होगा कि भाई अर्धवर्तुलाकार उंगली है तो इसका क्या फर्क है और नोकदार है तो इसका क्या महत्व होगा। तो देखिए, वर्तुलाकार है तो वह जुए सट्टे का शौकीन होगा, नोकदार होगा तो कला का प्रेमी होगा, है ना, और अपने व्यवहार में कुशल नहीं होगा। चौकोर हो तो आविष्कारक होता है। मैं पिक्स भी सेंड कर दिए करो, साथ साथ थोड़ा आइडिया हो जाएगा सबको। ठीक है, हम कल से थोड़े से पिक भी देंगे क्योंकि मैं ये नोट्स बना रही हूँ तो मैं पिक्स नहीं मेरे पास उपलब्ध हो रहे हैं क्योंकि ये बारीक बारीक चीजें है ना भैया, तो ये हम केवल ऐसे ही बता पाएंगे, इसके पिक्स किताबों में नहीं है और यदि कोई प्राप्त होंगे तो मैं जरूर आप लोगों के सम्मुख पेश करूँ, है ना। यदि किसी को इसमें कोई परेशानी आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चौकोर उंगली हमें अपने आप दिख जाएगी, अर्धवर्तुलाकार का ही ऐसा आकार आ जाएगा, नोकदार होगी तो एकदम कोना हम मतलब नोक निकली भी उंगली हमें दिख जाएगी। ऐसे कोई फोटो मुझे प्राप्त होते हैं हाथों के तो मैं आपके कल मैं आपको दे दूंगी। तो आगे बढ़े हम। अनामिका तर्जनी से कुछ अधिक लंबी हो तथा बुद्ध का क्षेत्र उन्नत हो तो जातक समस्त आपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अनामिका का अग्रभाग, अनामिका का अग्रभाग यदि अर्धवर्तुलाकार हो तो जातक जुए सट्टे का शौकीन होता है, ये अभी हमने समझ लिया, है ना। और नोकदार हो तो कला में कुशल होता है परंतु व्यवहार कुशल नहीं होता और चौकोर हो तो आविष्कारक होता है परंतु निश्चयात्मक बुद्धि होते हुए भी किसी कला पर पूर्ण अधिकार नहीं करता।
यानी उसकी बुद्धि यदि सही साठ नहीं काम करती है, उसके पास सारे लक्षण है मगर बुद्धि एकाग्र नहीं है, तो इस क्षेत्र में वो अधिक काम नहीं कर पाता। नोकदार तथा चपटी उंगली हो तो कला कुशल, साहित्यज्ञ, परिश्रमी तथा सफलता पाने वाला होता है। अर्ध गोलाकार हो तो चित्रकार भी होता है, अभिनय कुशल और व्याख्यान दाता भी होता है। देखिए हमें ये सारे पॉइंटों में कितनी सारी चीजें मिली। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारी उंगली यदि अर्धवर्तुलाकार है तो व्यक्ति शेयर मार्केट का, सट्टे का, जुए का शौकीन होगा, है ना। फिर उसके सारे राहु का भी भाग देखना पड़ेगा। यदि कोई हमारे सामने शेयर का प्रश्न लेकर आता है तो राहु का पर्वत जो है, राहु की स्थिति है, वो भी हमें देखनी पड़ेगी। राहु केतु भी शेयर मार्केट के लिए देखे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आगे आगे सारी चीजें हमें प्राप्त होती रहेगी। तो ये बारीक बारीक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अनामिका का अग्रभाग चौकोर हो तथा अंगूठे का झुकाव बाहरी ओर हो तथा चंद्र क्षेत्र अधिक उन्नत हो तो जातक अभिनय, नाट्य आदि कलाओं का प्रेमी होता है। ये अंगूठा बाहर की तरफ, मतलब ये अधिक कोण वाला अंगूठा, बाहर की तरफ है ना, अधिक कोण वाला, समकोण वाला नहीं। ये देखिए प्रमोद जी ने हमें उंगलियां भेज दी। अनामिका का अग्रभाग चौकोर हो। आपकी भैया देखिए अनामिका उंगली चौकोर है और आपकी जो तर्जनी उंगली है ये अर्धवर्तुलाकार है। और जो आपकी अनामिका, ये सबसे कनिष्ठ उंगली है, ये अनामिका की ओर झुकी हुई। तो जब हम हाथ देखेंगे तो हमें ये सारी ऐसी चीजों का सबका अवलोकन करना होगा और ध्यान देना होगा कि कहाँ चौकोर है, कहाँ गोल है, कहाँ सीधी है, कहाँ किस उंगली की तरफ झुकी हुई है। ये सारी चीजें हमें देखने के बाद ही हमें फलित करना है। ये तो आप निरंतर हाथ देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप हमें इसके अंदर प्रगति होती रहेगी। क्योंकि हस्तरेखा जो का ये है, ज्ञान है हस्तरेखा का, वो सामुद्रिक है। जैसे समुद्र में जितने अधिक अधिक अपन डूबते जाएंगे उतने ही हमें नग, नगीने, खनिज, सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जैसे समुद्र मंथन में हमें सारी चीजें प्राप्त हुई थी, गाय भी प्राप्त हुई, नग नगीने भी प्राप्त हुए, अमृत का कलश भी प्राप्त हुआ। तो ये हस्तरेखा शास्त्र भी ऐसा ही है। आप जितने इसके अंदर डूबते जाओगे वैसा ही आपको अमृत प्राप्त होता रहेगा और आप इसमें सिद्ध हो जाओगे। तो हमें इसके अंदर निरंतर निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज हस्तरेखा की 4 चीजें पढ़ ली और 1 महीने के लिए छुट्टी कर दी। नहीं, हस्तरेखा, ज्योतिष शास्त्र ये ऐसे शास्त्र है कि इन्हें नियमित अध्ययन करना होता है। जब तक आप इनका नियमित अध्ययन नहीं करेंगे तो आप फलित नहीं कर। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है तो बताइएगा। अभी प्रमोद भैया ने जो उंगलियों की पिक्चर भेजी है उसमें आप सब लोगों को समझ में आया कि उनके कौन सी उंगली चौकोर है, कौन सी अर्धवर्तुलाकार है, कनिष्ठा उंगली झुकी हुई है। देखिए बस एक श्वेता जी का ही मैसेज आ रहा है मेरे पास, 35 लोगों में से एक श्वेता जी बोल रही है हाँ मैडम समझ में आ रहा है, एक अक्षरा जी गुप्ता जी भी बता रही है कि हाँ समझ में आ रहा है, और बाकी के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं दर्शक दीर्घा में, उन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बताइए। मुझे राम लिखकर बताइए। 1 मिनट मेरा कॉल आ गया है, थोड़ा दे लूं। हेलो।
ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। अश्विनी जी चतुर्वेदी जी भी ने भी राम लिखा है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारा राम नाम का भी यहाँ उच्चारण हो रहा है। राम शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है कि पूरा ब्रह्मांड समाया है। एक दिन हम राम जो नाम है इसके ऊपर भी 1 घंटे की क्लास लेंगे। राम नाम का क्या महत्व है और हमारे जीवन में इसका क्या असर होता है। तो देखिए ये सब जो चीजें हैं ये सब वैज्ञानिक है। राम नाम भी एक वैज्ञानिक है। राम नाम में H2O समाहित है। H2O क्या है? पानी। और पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो ठीक है, अभी जो मैंने जितना भी आप लोगों को है ना, ये मालती देवी जी, इन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद दीदी, राम राम आपको भी। देखिए 35 लोग जुड़े हैं। यदि इसमें से मुझे 30 लोगों ने भी यदि राम राम लिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मगर 35 में से अभी मात्र 4-5 लोगों के ही राम राम के मैसेज आए। आप सब लोग लिखिए और सब लोग समझिए, बहुत अच्छा ज्ञान है। और आज के युग में सभी को ज्योतिष और हस्तरेखा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। हम लोग इसके अंदर भ्रमित नहीं होंगे। देखिए आज के युग में बहुत सारे भ्रमित करने वाले लोग आ गए और लूटपाट भी बहुत मची है इस क्षेत्र में, और डराते भी हैं। अरे आपका राहु ऐसा है तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये इन सब चीजों से बचने के लिए भी आज हमारे प्रमोद भैया ने ये मंच चालू किया है और आप लोगों के लिए चालू किया है। तो आप सभी लोग इसका लाभ लीजिए और औरों को भी दीजिए, ताकि सभी लोग इन सब चीजों का लाभ उठा के कभी भी कोई भी ठगी का शिकार नहीं हो सके। तो ठीक है, हम अनामिका के लिए और 2-3 पॉइंट हमारे बचे हैं, तो वो हम देखते हैं, है ना। अनामिका यदि गोल, पतली व चपटी हो तथा हाथ अर्धवर्तुलाकार हो तो जातक युद्ध के दृष्टों का कुशल चित्रकार होता है। अनामिका का पहला पर्व अधिक लंबा हो तो जातक कला एवं सौंदर्य प्रेमी होता है। दूसरा पर्व अधिक लंबा हो तो कला प्रेमी तथा व्यावसायिक क्षेत्र का रुचि लेने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ चित्रकार होने के साथ ही चित्रकला के इतिवृत्त के भी श्रेष्ठ ज्ञाता होता है। तृतीय पर्व अधिक लंबा हो तो पाखंडी और मिथ्याभिमानी होता है। तृतीय पर्व यदि उसका अधिक लंबा हो तो जातक पाखंडी होता है। तृतीय पर्व के लंबे होने के साथ ही संधि की जो गांठें हैं वो उन्नत हो तो जातक सुख तथा स्वास्थ्य की चिंता किए बिना दोनों धनोपार्जन में ही लगा रहता है। देखिए उसका तृतीय पर्व लंबा हो, साथ में उसकी गांठें भी अच्छी हो, तो गांठें उन्नत हो तो जातक सुख तथा स्वास्थ्य की चिंता किए बिना ही धन कैसे प्राप्त करे इस कार्य में निरंतर लगा रहता है। वह अपने सुख की भी चिंता नहीं करता है और साथ भी स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं करता है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं बुखार आ रहा है तो भी अपने काम में लगे रहते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। हाँ ठीक है, बुखार आ रहा है तो काम तो करना ही है, तो इस उद्देश्य से वो अपना कार्य करते रहते हैं। यदि अनामिका का अग्रभाग नोकदार हो, अनामिका का अग्रभाग नोकदार हो तथा भाग्य रेखा उत्तम हो। देखिए भाग्य रेखा यहाँ से निकलती, बहुत जगह से निकलती है। हम भाग्य रेखा के जब लेसन पे आएंगे उस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भाग्य रेखा उत्तम हो
तो जातक साहित्य प्रेमी व साहित्य को पढ़ने वाला होता है, साहित्य में डूबा रहने वाला होता है। ऐसा जातक, उसे साहित्य की नई नई खोज करने की भी आदत होती है। तो इस प्रकार आज हमने अनामिका उंगली के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसमें यदि कोई आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आई हो अनामिका उंगली के विषय में, तो आप अभी पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम अगली उंगली की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगली उंगली की ओर हम बढ़े। अगली उंगली है हमारी कनिष्ठा उंगली, जिसे हम ये छोटी उंगली बोलते हैं, सबसे लास्ट वाली उंगली। सर्वप्रथम हमने अंगूठे के विषय में जानकारी प्राप्त की, अंगूठों के सारे कोनों के विषय में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने तर्जनी उंगली के विषय में जानकारी प्राप्त की, फिर मध्यमा उंगली के विषय में सारी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने अनामिका उंगली के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब सबसे लास्ट वाली जो उंगली है वो है कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठा उंगली जो है इसे हम बुद्ध की उंगली भी बोलते हैं। कनिष्ठा उंगली से हमें बुद्ध की उंगली, उसके बाद में व्यापार की उंगली और व्यापारिक मित्रों का भी हम इसी उंगली से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यापार कैसा चल रहा है, इसके व्यापारिक मित्र कितने हैं, इसका व्यापार के अंदर आगे प्रगति होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें हम इसी उंगली से देखते हैं। उसके बाद में महिलाओं के लिए भी कि महिलाएं खाना कितना अच्छा बनाती है, कितना अच्छा सामने वालों को परोसती है, कितने प्रेम से खिलाती है, सब इसी उंगली के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। तो चलिए, अरे तो आगे हम लिखेंगे, कनिष्ठ उंगली लंबी, सीधी, पुष्ट तथा निर्दोष हो तो जातक की जो बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्ध की उंगली है तो यहाँ पर बुद्धि भी है, तो बुद्धि उसकी तीव्र होगी और गुणवान व अवसर से लाभ उठाने वाला होता है। देखिए, यदि उसकी कनिष्ठा उंगली जो है वो अच्छी लंबी, पुष्ट, सीधी होगी और कोई भी उसके अंदर कोई भी ऐसे विरोधी लक्षण नहीं होंगे, निर्दोष होगी, कोई भी दोष नहीं होगा, तो ऐसे उंगली वाला व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला, गुणवान और अवसर से लाभ उठाने वाला होता है। कनिष्ठा अपने आधार भाग में समतल न होकर, कनिष्ठा उंगली अपने आधार भाग में, जैसे आधार भाग इसे कहते हैं नीचे वाला, यदि समतल नहीं हो यानी सीधी नहीं हो, समतल नहीं हो तो कुछ नीचे से आरंभ हो, मतलब बुद्ध के और नीचे वाले क्षेत्र से आरंभ हो, तो जातक अपने जीवन में विपत्तियों का सामना करता है। यदि ऐसे उंगली टेढ़ी भी हो तो विपत्तियों से रक्षा भी होती है। ऐसी यदि ऐसी उंगली कुछ अनामिका की ओर झुकी भी हो तो वह विपत्तियों से रक्षा भी करती है तथा सफलताएं भी मिलती है। कनिष्ठा तर्जनी के बराबर लंबी हो। देखिए, कनिष्ठा जो उंगली है ये तर्जनी के बराबर, बहुत सारे लोग की बहुत मतलब रेयर केस में हमें ऐसी उंगली देखने को मिलती है, सब व्यक्तियों की ऐसी उंगली बहुत कम मिलती है। कनिष्ठा उंगली बस अनामिका के दूसरे पोर या तीसरे पोर के मध्यम तक ही जाती है, मगर कोई ऐसा बिरला ही व्यक्ति होगा जिसकी उंगली, कनिष्ठा जो उंगली है वो तर्जनी के बराबर लंबी हो, तो ऐसा जातक अस्थिर चित्त वाला परंतु कार्यकुशल, शास्त्रज्ञ, विद्वान, चतुर एवं कला, विज्ञान तथा व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाला होता है।
ये जो कनिष्ठा उंगली है, ये तर्जनी के यदि बराबर होगी तो उस व्यक्ति में ये सारे गुण पाए जाएंगे, मगर उसका जो चित्त होगा वो अस्थिर होगा, स्थिर नहीं होगा, विचलित विचारधाराओं वाला होगा, मगर इन सब कार्य करने में वह कुशल। अगला पॉइंट आता है, कनिष्ठा मध्यमा के बराबर लंबी हो। अभी हमने जो पॉइंट लिखा वो तर्जनी के बराबर लिखा। अब ये जो दूसरी उंगली, दूसरा पॉइंट है जो कनिष्ठा उंगली मध्यमा के बराबर लंबी हो, तो जातक सब विपत्तियों पर विजय पाकर अपना कार्य तुरंत सिद्ध कर लेने वाला निर्भय, साहसी एवं सामर्थ्यवान होता है। देखिए, ये जो उंगली के जो मैं प्रकार बता रही हूँ ना, ये बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। ये जो कनिष्ठा उंगली है मध्यमा के बराबर, तर्जनी के बराबर, ये 100 में से करीबन 2-4 लोगों के हाथों में ही हमें प्राप्त हो सकती है। कनिष्ठा मध्यमा के बराबर हो तो वो व्यक्ति सारी विपत्तियों पर, यानी कोई भी विपत्ति यदि उसके ऊपर आएगी तो वहां वो विपत्ति को झेल लेगा और अपने कार्य में कुशलता करते हुए उस सब कार्य को सिद्ध कर लेने वाला होगा और निर्भय होगा, किसी से डरने वाला नहीं होगा, साहस उसके अंदर फूट फूट के भरा होगा और सभी चीजों में सामर्थ्यवान होगा। कनिष्ठा बहुत छोटी हो, कनिष्ठा उंगली अब बहुत छोटी हो, यानी जो अनामिका है उससे भी दूसरे पर्व के नीचे हो, तो जातक की ग्रहण शक्ति तो तीव्र होती है। जो भी वह सीखता है वहां वो एकदम आत्मसात कर लेता है, तुरंत उसको केचअप कर लेता है, ऐसा वो व्यक्ति होता है। परंतु सद्गुणों का प्राय अभाव रहता है, यानी तुरंत सीख लेना मगर उसके अंदर कोई सद्गुण नहीं होते हैं और अपनी जो मनोकामना भी उसकी जो मनोकामनाएं होती है पूर्ण नहीं हो पाती है। देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं कि हर चीज को जल्दी से सीखने की आतुरता रहती है कि मैं जल्दी जल्दी सीख लूं और दूसरे दिन पूछे तो सब सपाट, कुछ भी याद नहीं रहता है। मगर जब तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे तो सब आता है। बहुत सारे लोगों को देखो, इधर हम बताते हैं अरे मैडम मुझे तो सब समझ में आ गया, और कल दूसरे दिन हम पूछेंगे तो बोले हम भूल गए। तो ऐसे लोगों के हाथ में जो कनिष्ठा उंगली होगी वो छोटी होगी, तो ऐसे लक्षण उस जातक में पाए जाएंगे। अब कनिष्ठा उंगली टेढ़ी हो, कनिष्ठा उंगली टेढ़ी हो तो जातक दुर्बल विचारों वाला तथा औरों की सलाह पर काम करने वाला होता है। और औरों की सलाह लेकर वो क्या करता है, जो काम वो अपने दिमाग से अच्छा करने वाला होता है मगर दूसरों की सलाह लेकर उस काम को बिगाड़ लेता है। तो ऐसे व्यक्ति के तथा कथित बहुसंख्यक मित्र दुखदायी भी सिद्ध होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके क्या है, मित्रों के कारण ही वो दुखी होते हैं, क्योंकि दूसरों की सलाह पर करने चलने वाले लोग होते हैं। यदि दूसरों की सलाह पर यदि चलते हैं तो वह क्या करते हैं, अपना सारा काम बिगाड़ लेते हैं और उनके मित्र उन्हें सही सलाह न देते हुए गलत सलाह देते हैं, तो सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। तो ये जातक में उनकी उंगली जो कनिष्ठा उंगली है वो टेढ़ी पाई जाती है। अब कनिष्ठा उंगली अत्याधिक छोटी हो, कनिष्ठा उंगली जो है वो अत्याधिक छोटी हो तो जातक हिंसक प्रवृत्ति का, हत्याएं करने वाला तथा अंत में आत्महत्या कर लेने वाला होता है। उसे जीवन में अनेक बार तलाक भी मिलते हैं। ये ऐसी उंगली यदि हम देखते हैं और अंगूठा भी यदि उनका छोटा होता है तो अधिकतर उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं।
अंगूठा भी छोटा होगा और कनिष्ठा उंगली भी छोटी होगी, तो ये लक्षण उस व्यक्ति में मिलते ही मिलते हैं। इसको आप प्रैक्टिकल कर दी, जिनके भी ऐसे तलाक हो गए हैं तो उनके हाथ देखना चाहिए, कहीं ना कहीं ये लक्षण हमें प्राप्त होंगे। यदि कनिष्ठा अनामिका के प्रथम पर्व को स्पर्श करती हो, कनिष्ठा उंगली अनामिका के प्रथम पर्व को यदि स्पर्श करती हो, तो जातक स्वपराक्रम से उच्च पद को पाने वाला होता है। ये देखिए कनिष्ठा उंगली ये प्रथम पर्व को छू रही है, ये देखिए प्रथम पर्व के बीच में है। तो ऐसा जातक स्वपराक्रम से उच्च पद को पाने वाला होता है, स्वतंत्र विचारक होता है, गुणवान, विद्वान, दूरदर्शी, विचारक, प्रेमी, श्रद्धालु, धर्मात्मा तथा परोपकारी होता है। उसे यात्रा द्वारा धन तथा सुख की भी प्राप्ति होती है। जिनकी कनिष्ठ उंगली अनामिका के प्रथम पर्व को छू लेती है, तो ऐसे व्यक्तियों में ये सारे गुण हमें प्राप्त होते हैं। अब कनिष्ठा का अग्रभाग नोकदार हो, तो जातक कम योग्य होते हुए भी अपने काम में सफलता पा लेता है। कनिष्ठा का जो अग्रभाग होगा वो यदि नोकदार हो, तो ऐसा जातक में यदि योग्यता कम होगी तो भी वो अपने काम को सफलतापूर्वक कर लेता है। अत्यधिक नुकीला हो तो दूसरों को फंसाने वाला धूर्त होता है, यानी और नोकदार तो है मगर और अधिक नोकदार होगी। मैं मेरे देखिए हाथ सेंड करूं क्या आपको, तलाक हुआ मेरा भी, ठीक है अभिषेक जी, हम आपका हाथ है ना बिल्कुल देखेंगे। अभी एक क्लास हो जाए उसके बाद आप मुझे पर्सनल भेज दीजिए, क्योंकि ये सेशन में हम देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो आप मुझे पर्सनल भेज दीजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगी। देखिए कनिष्ठा जो उंगली का अग्रभाग नोकदार हो, तो जातक कम योग्य होते हुए भी अपने काम में सफलता पा लेता है। देखिए यदि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोग भी अपने हाथों में देखिए। अब अभिषेक जी बोल रहे हैं मेरा तलाक हुआ है, तो जो मैंने लक्षण बताए वो आपके हाथ में देख लीजिए। यदि आपके हाथ में प्राप्त हो रहे हैं तो जरूर आपके साथ ये घटना हुई होगी। तो आप लोग भी, हम सिखा क्यों रहे हैं, आप लोग भी अपने हाथों का अवलोकन करिए। आप लोग उसको देखकर हमें बताइए कि हाँ मैडम देखिए ये पॉइंट भी हमारे, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। आप खुद देखिए उसको, आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं तो देख ही लूंगी, है ना, मुझे आप पर्सनल भेज दीजिए, मैं तो उसको देख लूंगी, और कहाँ पे कोई कमी रहती है तो मैं आपको उसमें उस माध्यम से समझा भी दूंगी कि हाँ ये आपके साथ ये हुआ है और इस प्रकार ये घटना हुई है, तो इसके ये लक्षण आपके हाथ में प्राप्त हो रहे हैं। तो अभी हम कनिष्ठा उंगली के अग्रभाग नोकदार हो, तो जातक कम योग्य होते हुए भी वह सब सफलता पा लेता है। अत्यधिक नुकीली हो तो दूसरों को फंसाने वाला और धूर्त होता है, और चौकोर हो तो कुशल शिक्षक अथवा व्यवसायी होता है। देखिए मैं जो सारे पॉइंट बता रही हूँ बहुत बारीक बारीक पॉइंट बता रही हूँ, ये सब आप अपने हाथों में देखिए और इसके एक नोट्स बनाइए। नोट्स आप जब बना लेंगे, आपके हाथों में जितने भी लक्षण दिख रहे हैं उसके सारे नोट्स बनाइए कि मेरे हाथ में अग्रभाग चौकोर दिख रहा है, हाथ में मेरा दूसरा पर्व लंबा है, मेरा तीसरा पर्व इतना लंबा है, इतनी रेखाएं हैं, इतनी खड़ी है, इतनी आड़ी है। ये सारी चीजें आप लोग देखिए और उसको एक डायरी में लिखते जाइए। जब हम पूरा ये सीख लेंगे उसके बाद आप खुद ही मुझे पूरे हाथों का फलित लिख के भेज देंगे, इतना मुझे विश्वास है। मैम तलाक का एक बार
बताइए, मैं खुद देखता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा तलका। देखिए, जो कनिष्ठा अत्याधिक छोटी हो, आपकी कनिष्ठा उंगली जो छोटी होगी, तो ऐसे जातक का तलाक होता है। कनिष्ठा उंगली छोटी होगी, उसके बाद में विवाह रेखा में भी यदि आड़ी रेखा आ गई हो, ये हमारी यहाँ पे विवाह रेखा होती है बुद्ध पर्वत पे, इसमें भी यदि आड़ी रेखा आ जाती है तो भी हमारा तलाक होता है। अभी हम विवाह रेखा पे जाएंगे। देखिए, उंगली को देखकर एकदम तलाक का नहीं बताएंगे, इसके साथ हमें विवाह रेखा और हृदय रेखा को भी देखना पड़ेगा। तो अभिषेक जी, अभी आप मैंने जो बताया ना, वो एक एक सारे पॉइंट आप नोट करिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप खुद ही बता पाएंगे कि हाँ यार, मेरे इस लक्षण के कारण मेरा ये तलाक हुआ है। आपकी कनिष्ठा उंगली छोटी होगी और विवाह रेखा पे आड़ी रेखा आ गई होगी, तब आपका तलाक हुआ। और तलाक भी किस वर्ष में हुआ, ये भी हम हस्त रेखा से निकाल सकते हैं। तो अभी आप सीखिए, मेरा तो निवेदन है कि आप सीखिए इसको और आपके सारे हाथों के पॉइंट्स नोट करते जाइए। और जब हम लास्ट में पूरा सीख लेंगे ना, तब आप मुझे लिखकर भेजना कि हाँ मैडम देखिए, ये सारे लक्षण मेरे हाथ में आए तो मेरे जीवन में सारी घटनाएं घटी। ठीक है, आ गया समझ में आपको अभिषेक जी? अभिषेक जी, आपको समझ में आ गया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। यदि हमारी कनिष्ठ का उंगली वर्तुलाकार हो तो श्रेष्ठ इंजीनियर होता है, परंतु इसके साथ कोई भी अशुभ चिन्ह हो तो उसकी बुद्धि चोर बुद्धि होती है। यदि कनिष्ठ उंगली तीखी हो तो धूर्त प्रकृति का तथा गुप्त विद्याओं का प्रेमी होता है। अब कनिष्ठा का प्रथम पर्व लंबा हो तो जातक वाक्पटु होता है। प्रथम पर्व अधिक लंबा हो तो शास्त्र का ज्ञाता भी होता है और असत्य भाषी भी होता है। यदि द्वितीय पर्व लंबा हो तो श्रेष्ठ व्यवसाय बुद्धि का तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कुशल होता है। द्वितीय पर्व लंबा पुष्ट तथा वर्तुलाकार हो तो श्रेष्ठ गणितज्ञ होता है। तृतीय पर्व लंबा पुष्ट सुंदर हो तो व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। तृतीय पर्व यदि अधिक लंबा हो तो जातक चतुर दुराचारी और धूर्त होता है। कनिष्ठा का प्रथम पर्व उचित परिणाम में लंबा हो तथा मस्तिष्क रेखा शाखा युक्त हो तो जातक राजदूत बुद्धिमान गुणवान यशस्वी कुशल राजनीतिज्ञ और व्यवहार कुशल होता है। देखिए, कनिष्ठा का प्रथम पर्व और साथ में मस्तिष्क रेखा भी आ, तो हमें कनिष्ठा का प्रथम पर्व भी देखना है और मस्तिष्क रेखा भी देखना है, तो जातक में ये सारे लक्षण पाए जाएंगे। आज हमारा यहाँ पे सारी उंगलियां, चारों उंगलियां, अंगूठा, इस पूरा यह जो अध्याय था वो समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भारती दीदी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने चीज़ों को समझाया। और मैं समझता हूँ जो लोग एक दर्शक की भांति आए होंगे शायद वो नहीं सीख पाए होंगे, लेकिन जो एक स्टूडेंट की तरह से आए हैं निश्चित तौर पे उन्होंने एक एक चीज़ को सीखा है। और स्वयं भी मैं जो चीज़ें आप बता रही थी तो अपने हाथ पे ट्राई कर रहा था, और कुछ चीज़ें मैंने 110% सटीक पाई हैं जो आप लगातार बोल रही थी, ठीक क्योंकि है, मेरे जो हाथों की बनावट है मैं उसको लगातार मैच कर रहा था आपके कथन के साथ में। तो प्यारे साथियों, आप लोगों से मैं हर बार निवेदन करता हूँ, खैर लेकिन असर होता नहीं इस चीज़ का, पर फिर भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, जब तक आप एक स्टूडेंट की तरह से क्लास में नहीं आएंगे आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। आप मनोरंजन के तरीके से आते हैं,
तो फिर आप उतना ही मनोरंजन हो पाएगा जितना आपका विवेक आपको इजाजत देगा। जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो सर्वप्रथम उस सब्जेक्ट के प्रति, उसके जो विद्वान है उनके प्रति हमें आदर भाव प्रकट करना होता है। तदुपरांत हमारे मस्तिष्क के वो जो कोष जो सीखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, उनके द्वार खुलते हैं। तो जब तक आप लोग इस भाव से नहीं आएंगे कि कोई हमें सिखा रहा है, और दूसरी चीज एक मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आपको कोई घर बैठे हुए सिखा रहा है तो भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यही लोग अगर आज थोड़ी सी विपदा आ जाए, ये ज्योतिषी ढूंढते फिर जाएंगे, छाती पीटते हुए जाएंगे, ये पूरा इंटरनेट छान मारेंगे। लेकिन आज अगर इनको ये चीजें यहाँ बिठा के हम फ्री में सिखा रहे हैं तो 5 लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है किसी का। मैं बड़ा हैरत होती है मुझे इन चीजों को देख करके, क्योंकि ये चीज मुझे वास्तविकता थी। सब लोगों ने मुझे शुरू में कहा भी था, सर आप फ्री में मत कराओ, फ्री के ज्ञान की कोई इज्जत नहीं करता। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे फीस लेके ये चीज करा रहा होता ना, आप लाइन लगा देते यही लोग नीचे कमेंट्स बोल बोल के। बिल्कुल तो सत्य। हाँ, इसीलिए मतलब जो निःशुल्क चीज होती है ना, उसका लोग अनादर करते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी मुझे ये चीज अभी महसूस होने लग गया है कि ये चीज वास्तविकता में हम इस ज्ञान के साथ ये जो है न्याय नहीं कर रहे, क्योंकि ये लोग तो वास्तविकता में अपने मतलब से चलने वाले मतलबी लोग हैं। इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए 1 घंटा रोज देता है, तुम्हें सिखाने के लिए देता, बदले में हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हम तो निष्पक्ष रूप से बोल रहे हैं। लेकिन कम से कम इतना तो हो कि एक कमेंट करके ये बता दो कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसमें भी अगर सोचना विचारना पड़ जाए तो फिर मानसिक स्तर क्या होगा इन दर्शकों का, मैं हैरान हूँ सोच करके। खैर, लेकिन हमारा अपना प्रयास है, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, बाकी भगवान जाने। आपने जो चीजें बताई, मैं समझता हूँ दीदी कि निश्चित तौर पर जो समझदार लोग हैं उनके समझ में आई होंगी। और प्यारे साथियों, एक चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाइए। कोई भी विद्वान जब लेक्चर देता है तो वो अपनी भाषा में देता है, और कोई भी चीज जब आप समझते हो तो आप अपनी भाषा में उसको समझते हो। तो उसको अगर आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो वो ज्यादा सरलता से आप समझ पाएंगे। तो प्रयत्न किया कीजिए कि एक डायरी और पेन साथ में रखें, अपने हाथ को उसके ऊपर रखें, डायग्राम बनाएं और एक एक पोर के ऊपर मार्क करके उसको लिखें। मैं स्वयं लिखता हूँ, मैं स्वयं उसको हाथ का एक प्रिंट लेकर के उसके साथ साथ एक एक पोर को मैं डिस्क्राइब करता हूँ जो चीजें बताई जाती हैं। तो आप लोग भी प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये बड़ी एक सामान्य सी चीज है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो जो पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, या जो सामान्य भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो उनके हाथों को, उनकी बनावट को देख के, उनसे 5-7 मिनट उनसे बात करके आप उनके व्यक्तित्व को जज कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाला जो रिलेशनशिप है हमारा, वो किस तरह का होना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है। ये व्यक्ति एक अच्छा पार्टनर हो सकता है, अच्छा ग्राहक हो सकता है, अच्छा क्लाइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वो चीजें आपको इतना तो बेसिक सी चीज है, आ जानी चाहिए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग इस मंच को और डेवलप करने के लिए और प्रयास करेंगे, और विद्वानों को लेकर के आएंगे और प्रयास करेंगे कि आप जो भी साथी इच्छुक हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर इच्छा है सीखने की, उनको कम से कम हम जागृत कर सके। सब समझते मालती जी, देखिए इसी प्रयास में हम लगे हैं कि सबको समझ आ जाए। लेकिन हमारा कोई उद्देश्य किसी चीज को प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि मैं भी भगवान की दया से मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है, मैं ठीक कमा रहा हूँ। भारती जी भी अपना ठीक कमा रही हैं, बाकी सब लोग अपने, हम लोग हर पक्ष से सुखी हैं, हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये एक मन में हमारे भाव रहता है कि कुछ दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, कुछ नई नई चीज सिखाई जाए, जो ज्ञान का संकलन हम दाएं बाएं से करके लाते हैं वो लोगों को डिलीवर किया जाए। पर बड़ा कठिन हमें लगता है जब हम देखते हैं कि लोग बिल्कुल उदासीन रवैया होता है किसी भी चीज को लेकर के। बल्कि हमें इतनी टेंशन होती है कि यार 8:30 बज गए, किसी भी हाल में पहुंचना है, कैसे भी करके गाड़ी भगा के लेके जानी है, क्योंकि हमें 8:45 क्लास शुरू करनी है। कितने भी थके हुए हों, कोई भी हालत हो, कोई भी जरूरी काम हो, सबको साइड करके हम लगते हैं। लेकिन यहाँ जब उत्साह देखते हैं कि 5 लोग भी एक्टिव नहीं है, तो बड़ी कठिनाई होती है उन चीजों को। अभिषेक जी, आप सेशन के बीच में आते हैं और आते ही आपको चाहिए कि सब कुछ आपको बता दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्लास को ना क्लास के तरीके से ज्वाइन किया कीजिए। आप प्रयास करें कि आप, मैडम ने पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया है, आप क्लास के लास्ट में आके जी मुझे दोबारा बताओ, फिर मेरी प्रिडिक्शन भी कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है।
आपको जो इस सेशन को दोबारा सुनिएगा, अपने हाथ को सामने रखिएगा, एक एक चीज को कोरिलेट करिएगा, आपको आपके आंसर जरूर मिल जाएंगे। तो कृपया करके इस तरह से, और क्लास के बीच में तो बिल्कुल भी प्रेडिक्शन ना मांगा करें आप। कोई भी डॉक्टर आए, कोई भी विद्वान आए, ये मेरा निवेदन है। कक्षा के अंत में आप लोगों को प्रश्न उत्तर के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन चलती कक्षा में अगर आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो उसका फ्लो बिगड़ जाता है, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। सो आज के सत्र के लिए मैं निवेदन करता हूँ, हमारी टेक्निकल टीम में अगर कोई साथी फिलहाल है तो वो इसकी रिकॉर्डिंग को अभी जो है होल्ड करें 2-3 दिन, अभी ना डालें, बाद में डाल देंगे इसको। अभी फिलहाल तक इनको सीखने दें इसी इसी मंच के साथ में। जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग यहाँ आके सीखें, रिकॉर्डिंग अभी डायरेक्ट नहीं डालना है, कुछ दिन होल्ड कीजिए रिकॉर्डिंग को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारती सोनी जी, आपने जो समय दिया है, आपकी जो ऊर्जा है उसको मैं सलाम करता हूँ। और जिस निस्वार्थ भाव से आप प्रतिदिन आते हैं और हम लोगों को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए मेरा एक एक कोशिका आपकी कृतज्ञता व्यक्त करती है। साथ ही मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सभी साथियों का, जो साथी यहाँ इस मंच पर जुड़ते हैं, प्रतिदिन अपना समय देते हैं, उन सबको भी साधुवाद देता हूँ। प्रभु आप लोगों को दीर्घायु प्रदान करे, आप लोग स्वस्थ हों, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। साथ ही धन्यवाद हमारी टेक्निकल टीम को भी, जो इस मंच को चलाने में मेरा सहयोग करती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।